नमस्कार, राम राम। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें सबका पता है कि कौन पार्टी कितने पानी में है। चाहे आज बीजेपी 50+ की बात कर रही है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से 370 की बात कर रही है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साफ साफ कह दिया है 370 तो आने वाला नहीं है, और कोई बात करते हैं। फिर इसी के साथ साथ स्टेटहुड की बात भी हो रही है और इसी बीच में इस समय जो पॉलिटिकल अखाड़ा है वो जम्मू बना हुआ है, क्योंकि जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस समय रैलीज कर रही हैं। हम बात करेंगे ठाकुर साहब से कि ठाकुर साहब इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और भी देखी जा रही हैं। कई लोग पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े यू टर्न्स आ रहे हैं। जहां दविंदर सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े ही दिग्गज नेता थे, उन्होंने एकदम से पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी, एक बड़ा यू टर्न लाया गया। इनसे ही बात करते हैं। ठाकुर साहब, आप इन सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? क्या इस सारे बीच में जो हमारा जम्मू है, जिसके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही है, चाहे वो कल्चर के हिसाब से हो, हेरिटेज के हिसाब से हो, नौकरियों के हिसाब से हो, फंड्स के हिसाब से हो, क्या इन सब सिनेरियो के बीच में क्या आने वाला कल आपको लगता है कि 370 को ख़त्म हुए भी 2 साल हो चुके हैं, क्या जम्मू को फिर से अधिकार मिलेंगे? 50+ सीट की बात करें या जो लोग 370 की बात कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो 1947 के बाद जो एक युग बदला, यानी डेमोक्रेटिक सेटअप आया, तो उसके अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी होगी, जो इलेक्शन जीतेंगे वो गवर्नमेंट चलाएंगे। मतलब गवर्नेंस जो है ये एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में आई, इनडायरेक्टली लोगों के हाथ में आई। तो उस वक़्त वो लोग बड़े सियाने थे जिन्होंने अच्छे ढंग से प्लान किया कि यहाँ हुकूमत कैसे करेंगे। आज चाहे हम उनके ख़िलाफ़ बोलें, उनको गालियाँ दें, उनको कुछ कहें कि हमारा उन्होंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अपने ढंग से अच्छा सोचा। उनके सामने अब कैसे हुकूमत करनी है वो समझ गए कि एक ही रास्ता है कि अगर लोगों के बीच असलियत रही तो ये हमें वो हिस्सा नहीं मिलने वाला जो चाहते हैं हम, ये उनको मिलेगा जिनका कोई किरदार रहा है। तो वो किरदार डोगरों का था, क्योंकि इस स्टेट में 3 ही लोग थे, डोगरे थे, कश्मीरी थे और लद्दाखी थे। कौमों जातियों की बात नहीं है, जो मेन थे 3 कहते थे। तीनों के अपने अपना ढंग था काम करने का, पहचान भी थी, अपना किरदार भी था, अपना इतिहास भी था। तो एक पॉलिटिकल चाल चली गई कि किस तरीक़े से हम इनकी तारीख़ को, इतिहास को, इनकी आइडेंटिटी को, इनके कल्चर को, इनके गज़ब के भाईचारे को हम तहस नहस कर दें। उसके तहत ये सारा काम हुआ है और अपने ढंग से उन्होंने 47 साल से, यानी 1947 के बाद 75 सालों से ये हुकूमत करते आए हैं, कर ली, डोमिनेशन रही। अब दफ़ा 370 हो, 35 से हो, बाकी हो, मैं जब भी सोचता हूँ, मैंने वहाँ कौंसिल में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट में रहा हूँ, जब मैं बहस करता था तो मैं डट के, इवन मिलिटेंसी के दौरान 12 दिसंबर 1994 जब कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र नहीं आती थी, मिलिटेंट राइफलें लेकर गलियों में घूम रहे होते थे, मैं बगैर सिक्योरिटी के यासीन मलिक के हाइडआउट में भी गया था, सारी दुनिया जानती है। गिलानी के घर भी गया था, अब्बास अंसारी के घर भी था, लोन के घर भी मीटिंग की। आई वॉज द, मैं उस वक़्त मेरे दिल में ये एक तड़प थी कि मैं इनको पूछूं कि आप चाहते क्या हो, हम भी स्टेट का हिस्सा हैं, हम फाउंडर हैं स्टेट के, हमें क्यों नहीं पूछते हो। मैं जम्मू महासभा का प्रेसिडेंट था, मेरे साथ मुस्लिम फेडरेशन के लोग थे, प्रेसिडेंट था मुस्लिम फेडरेशन का। तो उनको पूछा, तड़प थी एक। तो उस वक़्त में ये क्यों कर रहे हो, तो ये दिमाग में बात क्लियर हो गई कि भाई आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जम्मू पिछड़ गया है, जम्मू दूर चला गया है। लद्दाख भी फील करता था। अब तब से ये चला जाए तो मैं कहता था, दिल्ली भी कहता था, यहाँ भी कहता था कि जिस ताकत का अपर हैंड होगा वो रूल करेगी यहाँ पर। अगर
एंटी नेशनल एलिमेंट आएगा तो एंटी नेशनल जहाँ चलेगा, अगर नेशनल फोर्सेस होंगी तो नेशनल फोर्सेस चलेंगी। नेशनल फोर्सेस को कमज़ोर करके आपने ऐसे लोग जो अपने ढंग से चलना चाहते थे उनको आपने मजबूत कर दिया। ये ख़तरनाक काम किया। अब आप ये कह रहे हैं दफ़ा हो चाहे कुछ हो, वो एक आड़ लेकर एक लोगों में एक हवा बना के वो चलते रहे। अब 370 दफ़ा में क्या रह गया था? इतनी अमेंडमेंट्स उसमें हो चुकी हैं कि उसमें क्या रह गया था? अब मुझे बताओ। अब उसको लेकर बात अभी भी चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए बेहतरीन एक ही बात जो कही गई है, कुछ लोगों ने, पॉलिटिशियनों ने कही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा वहाँ अपने अपने ढंग से केस आर्गू करिए, लोगों को उसमें डालने की कोशिश ना करिए आप। दूसरी बात आ गई कि इस वक्त 50 का किसी ने टारगेट रखा हो या 60 का रखा हो, आपने अपनी पार्टी के ढंग से बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखाना भी चाहिए, लोगों को ये दिखाया जा रहा है। अल्टीमेटली लोग क्या फ़ैसला करते हैं उनके हाथ में। अब जब फैसला करना लोगों ने, तो आप तो कोई अच्छी तरह से जानते हैं, आप इस फील्ड में बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। जब जानना है तो लोग उस वक्त देखेंगे किसका किरदार कब क्या रहा, किसके पास कुछ करने की हिम्मत थी, शक्ति थी और क्या कर सका। उसके मुताबिक ये 50 का आंकड़ा 60 का आंकड़ा होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पिछले 25 का जो कामकाज है वो भी देखा जाएगा, उसके बाद ही 50 का आंकड़ा होगा। इसी के साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्या उम्मीदें नहीं थी जब 25 एमएलए यहाँ पर बीजेपी के जीते तो हमारी हेरिटेज, हमारी मुबारक मंडी, हमारा जो एक डोगरा कल्चर को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। आप भी जानते हैं कि इन्होंने की, सब जानते हैं। क्या उनका रिवाइवल होता? क्या वो भी उनके रिवाइवल के लिए बात करते, जिसके लिए आप आज एडवाइज़र साहब से मिलते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल के आए हैं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी ये करना? और अगर आज 50+ करते हैं तो क्या फिर ये काम करेंगे ये लोग? देखिए, पहले तो चाहे वो कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे जनसंघ थी, चाहे कोई भी थी, हर पार्टी का ये फ़र्ज़ बनता था कि ऐसी नेशनल फोर्सेस को, ऐसी तारीख को जो प्रेरणा का स्रोत बन सकती है अगली संतानों के लिए, इसको ज़िंदा रखते। वहाँ पर कमी रही, कहाँ का वो किसी में हिम्मत नहीं रही। कोई भी पार्टी के लीडर थे, मुझे आज दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, गलत को गलत कहना सीखो, गलत को अगर जिंदा हो तो गलत को गलत कहो, क्योंकि लहरों के साथ मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा नहीं। गलत को गलत नहीं किसी ने कहा, कोई ना कोई कमज़ोरी अंदर उसके रही और जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बीजेपी ने इलेक्शन से पहले, इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा इस वक्त उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर में, अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा ये वक्त मिला उनको जब उनको 25 सीटें मिली। बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते थे। जो कुछ उन्होंने कहा था आज तक वो कर सकते थे। वो कहते थे कि जम्मू से बेइंसाफ हो रहा है, लेकिन क्या मजबूरी आ गई। महबूबा के साथ चलो उन्होंने वो कर लिया, एक कोलिशन का एक अपना एजेंडा बनता है, कॉमन एजेंडा बनता है, उसके तहत अब तो अपनी हुकूमत है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहे? आज हम ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट दोनों जगह 12 महीने जम्मू के लोगों को भी गवर्नेंस मिलनी चाहिए। ये कौन सी गलत मांग है? उसमें आना चाहिए खुल के उन्होंने भी। ये 12 महीने जम्मू की नहीं बात है, कश्मीर को भी मिलेगी। जब बर्फ़ पड़ रही है तो लोग नरक में पड़े होते हैं, गवर्नमेंट यहाँ होती है। सारे हमारे पॉलिटिशियंस हों चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो जम्मू के मौसम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और जब जम्मू सड़ रहा होता है, वो सारे के सारे कश्मीर की हवाओं का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ये तो कह देते, क्यों नहीं कह रहे? मुझे भी इस बात का दुख हो रहा है। और रही बात, अब राजीव गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कहा था कि ये सेक्रेटेड मूव वेस्टफुल एक्सरसाइज है। क्यों होनी चाहिए? आजकल जम्मू के पहाड़ों के लोग, यहाँ तो करगिल हाउस बना है, यहाँ लद्दाख हाउस बना है जम्मू में, यहाँ कश्मीरियों के अपने घर हैं। जम्मू के, मुझे बताओ कौन सा हाउस है कश्मीर के अंदर? ये कहाँ जाएंगे?
ये क्यों नहीं सोचा उस वक़्त? कांग्रेस की भी सरकार रही, जिस सरकार में मैं भी था वहाँ भी ये उस वक़्त ही मैंने बनाई, ये सोसाइटी भी मैंने बनवाई, ये मोर कमेटी हेरिटेज सोसाइटी, ये सारी बातें उस वक़्त मैंने खड़ी की। और मैंने कहा कि इस इतिहास को ज़िंदा करना है। ये आर्काइव्स का भी जो 8 लाख फाइल है मैंने प्रिजर्व कराने की कोशिश की, बाकी क्यों नहीं करते रहे? इसलिए आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मुझे किया कि आज 25 की बात करें, 50 की बात करें, उस किरदार पर मिलेंगी ना। क्या हमने, देखिए कुछ लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जिंदगी की बुलंदियों पर हो तो याद रखना, पक्षी भी जानते हैं कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती, नीचे ही आना पड़ता है। अगर बुलंदियों पर हो, हवा में उड़ रहे हो ऊपर, तो ये मत सोचो कि ऊपर ही उड़ते रहना है, फिर नीचे आना है। तो उस वक्त क्या कहोगे? ये गले पकड़ लेगी संतान, अगली संतान हमारे, कि आप क्या करें, आपके पास पोजीशन थी, आप सब कर सकते थे, आप आज सिर्फ कश्मीरियों को दोष देना, ये क्या तरीका था? आज लद्दाखियों ने कैसे किया? आज लद्दाख के क्या, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, सब दरवाजे लॉक कर दिए उन्होंने कहा हमें यूटी चाहिए, ले ली। आज उन्होंने कहा हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, ले ली। आज उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ सेपरेट चाहिए, ले ली। आपको क्या तकलीफ थी? जम्मू में हमें किसने रोका था? आज हम कह रहे हैं, आपके सामने लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा ख़त्म हो गया, इतिहास ख़त्म हो गया। आप बताओ, मुझे बताओ, आप तो बड़ा अच्छा इस फील्ड में दौड़ लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे बताओ कोई मिसाल मिलती है? जब हम बात करते हैं कि इस रियासत को कण कण इकट्ठा करके कैसे बनाया। आज ये चसूल की, यहाँ चाइना के साथ ये बात कर रहे हैं, वो चसूल ट्रीटी, यहाँ 10,000 डोगरे मरे, फिर चाइना के साथ ट्रीटी हुई थी, रोका था उसको। आज ये उनको याद करें, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जिसने जो रक्षक है कश्मीर का, उसको याद करें। वो कहाँ बुला दिया आपने? अपना इतिहास ख़त्म कर दिया, अपना हेरिटेज ख़त्म कर दिया, और लास्ट में अब हमारी आस्ता आस्ता वो जड़ें भी ख़त्म हो रही हैं। चाहे इन्होंने अपने एजेंडे में रखा था, बीजेपी ने भी रखा था, सब ने रखा अपने इलेक्शनों में, लेकिन पूरे नहीं उतरे। आज मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, उतरो, कुछ करो, नहीं तो कहीं कहीं इलेक्शन तो जीत लोगे, पर संतानें आपको माफ़ नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब बात करने के लिए। जो ठाकुर साहब ने कहा, मुझे लगता है कि मैं भी उसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इलेक्शन तो आप जीत लेंगे, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाएंगे, जिसके लिए आपको आने वाली जनरेशन जो है कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये बिल्कुल सही है, आप 50+ सीटें लें या 25 लें या 30 लें, लेकिन काम क्या करते हैं उन सीटों के साथ, वो मायने रखता है। एक मुबारक मंडी की रिस्टोरेशन या हमारी डोगरा हेरिटेज की रिस्टोरेशन तो आप लोग करवा नहीं पाए, बाकी 50+ का आंकड़ा लेकर भी देखते हैं आप क्या क्या कर पाएंगे। धन्यवाद। राम राम।